की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। आपकी सैलरी और पेंशन को लेकर अभी अभी बहुत ही बड़ी खबर आई है। सभी केंद्रीय कर्मचारी और जितने भी राज्य के सरकारी कर्मचारी हैं, सभी की सैलरी को लेकर अभी अभी बहुत ही बड़ी खबर आई है मंत्रालय से। और इसी के साथ पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है, जो कि आप सभी के लिए जानना जरूरी है। इस वीडियो को एकदम एंड तक देखना, कोई भी टॉपिक आपसे छूट ना पाए, नहीं तो आपको नुकसान होगा। जी हाँ, इसी को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है आपकी सैलरी और पेंशन को लेकर। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट की बात करते हैं। अब कट के आएगी आपकी सैलरी। अगस्त में बदल गई ये नियम। अगस्त महीने की शुरुआत हो चुकी है और इस नए महीने में कई नियम बदल चुके हैं। एक खास बदलाव का कनेक्शन आपकी सैलरी से है और इस बदलाव की वजह से अगस्त महीने में आपकी टेक होम सैलरी कम आएगी। तो आइए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में। दरअसल कोरोना संकट की वजह से सरकार ने पीएफ से जुड़े कुछ नियम बदल दिए थे। इसमें एक नियम पीएफ कंट्रीब्यूशन का था और नए नियम के तहत पीएफ योगदान को 12% से घटाकर 10% कर दिया गया था, ताकि कर्मचारियों की टेक होम सैलरी 2% तक बढ़ जाए। और ये अनिवार्य नहीं है कि बल्कि कंपनियों को कर्मचारी से पूछना था। और ये नियम जुलाई तक के लिए था। और इसका मतलब ये हुआ कि जिन लोगों ने भी इस नए नियम को सेलेक्ट किया था, उनकी अगस्त महीने से टेक होम सैलरी कम हो जाएगी। यहाँ आपको बता दें कि इस नए नियम में लोगों की टेक होम सैलरी तो बढ़ गई थी, लेकिन पीएफ कंट्रीब्यूशन कम हो गया था। आसान भाषा में समझें तो इस नियम में सरकार ने आपके पैसे को पीएफ खाते में रखने के बजाय दूसरे तरीके से आपको नगद में दिया है। ईपीएफओ से जुड़े कर्मचारियों के हाथ में ज्यादा से ज्यादा नकदी पहुंचे, इसी मकसद से बदलाव किया गया था। आपको बताते चलें कि सामान्य तौर पर किसी भी कर्मचारी के मूल वेतन का 12% योगदान कर्मचारी करता है और इतना ही अंशदान नियोक्ता या कंपनी की ओर से भी पीएफ में किया जाता है। और किसी भी कंपनी या नियोक्ता के हिस्से के 12% योगदान में से 8.33% का योगदान कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस में होता है, और जबकि शेष 3.67% रकम का योगदान कर्मचारी भविष्य निधि में होता है। और इसके उलट कर्मचारी के हिस्से का पूरा 12% ईपीएफ यानी कि आपके पीएफ फंड में जाता है। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। कोरोना संकट में हुए रिटायर, तो पेंशन को लेकर बड़ी खबर है। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नियमित पेंशन भुगतान आदेश यानी कि पीपीओ जारी होने और अन्य औपचारिकताएं पूरी होने तक अस्थायी पेंशन राशि मिलेगी। उन्होंने कहा कि महामारी और लॉकडाउन को देखते हुए यह निर्णय किया गया है। संकट के कारण पेंशन फार्म में देरी हो सकती है। सरकारी कर्मचारियों को मुख्य कार्यालय में पेंशन फार्म जमा करने में कठिनाई हो सकती है, या हो सकता है कि वे सर्विस बुक के साथ क्लेम फार्म की हार्ड कॉपी संबंधित वेतन और लेखा कार्यालय में जमा करवा पाने की स्थिति में ना हो। खासकर दोनों कार्यालय अलग अलग शहरों में स्थित हैं, तो यह समस्या और बढ़ जाती है। जी हाँ, अगर कार्यालय अलग अलग शहर में हैं तो यह समस्या आपके लिए बढ़ जाती है। इसलिए संकट के समय उनकी मदद के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मामलों के मंत्री सिंह ने कहा है कि यह केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी कि सीआरपीएफ के लिए उपयुक्त है, जो निरंतर एक शहर से दूसरे जगह जाते हैं और जिनके मुख्य कार्यालय वेतन और लेखा कार्यालय वाले स्थान से दूसरे शहरों में होते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से पेंशन और पेंशनर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट को नया रूप दिया गया और उसे उस रूप से तैयार किया गया है जिससे वे संबंधित कर्मचारी को बिना किसी देरी के रिटायर के दिन से ही पीपीओ दे सके। सिंह ने कहा है कि हालांकि कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के कारण दफ्तर के काम में बाधा से इस दौरान रिटायर होने वाले कुछ कर्मचारियों को पीपीओ नहीं जारी किया जा सका। और मंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार पेंशनभोगी और वरिष्ठ नागरिकों को लेकर संवेदनशील है, इसलिए सीसीएस पेंशन रूल 1972 के तहत नियमित पेंशन भुगतान में विलंब से बचने के लिए नियम में छूट दी जा सकती है, ताकि अस्थायी पेंशन और अस्थायी ग्रेजुइटी का भुगतान बिना किसी बाधा के नियमित पीपीओ जारी होने तक हो सके। मिलेगी अस्थायी पेंशन। कार्मिक मंत्रालय ने कहा है कि एक बयान में कहा है कि कोविड-19 महामारी के दौरान रिटायर होने वाले केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को नियमित पेंशन भुगतान आदेश जारी होने और अन्य औपचारिकताएं पूरी होने तक अस्थायी पेंशन राशि आपको मिलेगी।
तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात करते हैं, जो कि आप सभी के लिए जानना जरूरी है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है, इतने % बढ़ सकता है डीए यानी कि महंगाई भत्ता। केंद्रीय कर्मचारी और केंद्रीय पेंशनर्स के लिए यह एक जरूरी सूचना है। महंगाई भत्ते को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है और इसका भुगतान नहीं हो रहा है, लेकिन जनवरी 2020 से लेकर जून 2020 के लिए महंगाई के आंकड़े जारी हो चुके हैं। केंद्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक अखिल भारतीय ग्राहक मूल्य सूचकांक यानी कि AICPI में वर्ष 2020 के माह जनवरी से लेकर जून के बीच 2 पॉइंट का इजाफा हुआ। इसका अर्थ यह हुआ कि जब भी डीए महंगाई भत्ता बढ़ेगा तब उसकी बढ़ोतरी का 3% हो सकता है। हालांकि कर्मचारियों को इस बढ़ोतरी का लाभ भी जुलाई 2021 के बाद ही मिल सकेगा। कोरोना वायरस से उपजे संकट के चलते इसी साल केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते यानी कि डीए को फ्रीज करके रखा है और वर्तमान में कर्मचारियों को 17% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को जो महंगाई भत्ता दिया जाता है वे AICPI के पॉइंट्स के आधार पर ही तय किया जाता है। इसी साल जनवरी में AICPI इंडेक्स 220 पॉइंट पर था, जो जून में 2 पॉइंट बढ़कर 332 हो गया है। यानी कि इसके अनुसार यह संभावना है कि डीए महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा हो सकता है। 1.5 साल बाद होगा डीए डीआर पर फैसला। जी हाँ, केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले डीए यानी कि महंगाई भत्ता पर 1 जनवरी 2020 से लेकर आगामी 1 जुलाई 2021 यानी कि पूरे 1.5 वर्ष की अवधि तक के लिए रोक लगाई है। और इसके अलावा पेंशनर्स को भुगतान की जाने वाली महंगाई भत्ता राशि भी आगामी 1 जुलाई 2021 तक के लिए फ्रीज है। और सरकार ने इस अवधि यानी कि 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के लिए किसी भी प्रकार के एरियर के भुगतान से भी इनकार कर दिया है। यानी कि जो भी फैसला होगा वह जुलाई 2021 में ही होगा और उस समय डीए और डीआर को लेकर लिए जाने वाले निर्णय को बारी बारी से ही लागू किया जाएगा। और इस निर्णय से सरकार को वित्तीय वर्ष 2021-22 में करीब 37,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। सिटीजन्स ब्रदरहुड के अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी के अनुसार वर्ष 1975 में आपातकाल के समय भी महंगाई भत्ता फ्रीज कर दिया गया था, लेकिन कुछ समय बाद उसे रिवाइज किया गया था और उसके अनुसार उसे जारी करके लागू किया गया था। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। आपकी पुरानी पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है। सरकारी कर्मचारी एनपीएस की जगह ले सकते हैं पुरानी पेंशन। जी हाँ, केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ी सुविधा दी है और केंद्र सरकार की योग्यता पूरी करने वाले कर्मचारियों को नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस को छोड़कर पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ लेने की छूट दे दी है। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स की ओर से जारी ऑफिस मेमोरेंडम के मुताबिक योग्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस का लाभ लेने के लिए 11 सितंबर 2020 तक आवेदन आपको करना होगा। आवेदन नहीं करने वाले सरकारी कर्मचारियों को नेशनल पेंशन सिस्टम के प्रावधानों के तहत फायदा मिलता रहेगा। दरअसल पुरानी पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस से ज्यादा फायदेमंद है और पुरानी स्कीम में बेनिफिट ज्यादा है। इसमें पेंशनर के साथ उसका परिवार भी सुरक्षित रहता है और छूटे कर्मचारियों को अगर ओपीएस का बेनिफिट मिलता है तो इससे उनका रिटायरमेंट सुरक्षित हो जाएगा। और इसके तहत 1 जनवरी 2004 से 28 अक्टूबर 2009 के बीच केंद्र सरकार या सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी यानी कि केंद्रीय स्वास्थ्य संस्थाओं में न्यू पेंशन स्कीम, जिसे अब नेशनल पेंशन सिस्टम या फिर एनपीएस के तहत नियुक्त हुए कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ ले सकते हैं। उन्हें सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल 1972 के तहत यह विकल्प दिया जा रहा है। इस विकल्प का चुनाव वे सभी सरकारी कर्मचारी कर सकते हैं जिनकी केंद्र सरकार, केंद्रीय संस्था या राज्य सरकार या राज्य की स्वास्थ्य संस्था से तकनीकी इस्तीफे के बाद केंद्र सरकार या केंद्रीय स्वास्थ्य संस्था में बताई गई अवधि के बीच फिर से नियुक्ति हुई हो और इससे उन्हें केंद्र सरकार या केंद्रीय स्वास्थ्य संस्था से अंतिम सेवानिवृत्ति पर पेंशन का ज्यादा लाभ मिल सकेगा। कुछ मामलों में 1 जनवरी 2004 से 28 अक्टूबर 2009 के बीच पुरानी पेंशन प्रणाली के तहत पिछली सेवाओं की काउंटिंग का लाभ नहीं मिलने के कारण स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट ऑटोनोमस बॉडीज आदि के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के पेंशन योग्य सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज में 1 जनवरी 2004 के बाद और 28 अक्टूबर 2009 तक नियुक्ति से पहले वॉलंटियर रिटायरमेंट लेने के लिए मजबूर होना पड़ा हो, तो ऐसे मामलों में कर्मचारियों के वॉलंटियर रिटायरमेंट लेने को टेक्निकल रिटायरमेंट माना जाएगा। तो ऐसे सरकारी कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाएगा। हालांकि उन्हें पिछली सेवाओं की काउंटिंग का लाभ लेने के लिए जरूरी बाकी सभी शर्तें पूरी करनी होंगी। ओपीएस का विकल्प चुनने की सुविधा उन कर्मचारियों को मिलेगा जो रेलवे पेंशन रूल्स या सीसीएस पेंशन रूल 1972 के तहत पुरानी पेंशन स्कीम के तहत आने वाले दूसरे केंद्रीय संस्थाओं
या सीसीएस पेंशन रूल्स जैसी पुरानी पेंशन स्कीम के तहत आने वाले राज्य सरकार के विभागों या स्वास्थ्य संस्थाओं में से 1 जनवरी 2004 से पहले नियुक्त हो गए थे और इसके बाद उन्होंने केंद्र सरकार के पेंशन भोगी विभाग या कार्यालय या केंद्रीय स्वास्थ्य संस्था में नियुक्ति के लिए पिछली नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। तो इसी को लेकर थी आज की बहुत ही बड़ी खबर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन को लेकर। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।